नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि बिहार दरोगा, पीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती और जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 और भी जैसे बिहार एसएससी के तो जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं, तो उन सब एग्जामिनेशंस के लिए जो हम लोग का ये सेट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लास्ट सेट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा था, जिसमें कि जीके और जीएस के मिलाकर के सारे क्वेश्चन थे। उसमें हर एक सब्जेक्ट जीके का था, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस। तो इसी प्रकार से हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें कि हम लोग फिर से मिक्स क्वेश्चन का यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये यकीन मानिए कि मतलब शुरू से लेकर के अंत तक जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो सारे के सारे पोर्शन जो आपका यहाँ से कवर हो जाने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को डिज़ाइन किया गया कि आपका हर एक टॉपिक जो है यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो अगर आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट को भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा इससे। तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा और स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो भी ये सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, एक से लेकर के जितने भी सेट मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका प्लेलिस्ट तो मैंने बना ही दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। अगर जो लोग पहला सेट नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं। अब चलिए, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छी बात है कि कम समय में आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जो वो किस अर्थशास्त्री ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 है एडम स्मिथ ने दिया था, या फिर आपका दिए थे यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने, या फिर जॉन मेनार्ड किन्स ने, या फिर मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जो है ये आपका जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है, यानी कि रक्त के शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है, जमता है, तो वो कौन सा प्रोटीन इसको रोकता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, फाइब्रोनेजिन, ठीक है, उसके बाद है आपका थ्रोम्बिन, ठीक है, उसके बाद है आपका हिपेरिन और उसके बाद है आपका एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन नामक जो एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ये जो है आपका रक्त का थक्का बनने से रोकता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थर्ड नंबर है, भारत में जजिया कर का प्रचलन जो वो किसने किया था। तो भारत में जजिया कर का प्रचलन देख लीजिए, ऑप्शन आप सभी के सामने है, औरंगजेब ने किया था, या फिर अकबर ने किया था, या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो देखो, भारत में जजिया कर का प्रचलन जो है ये आपका मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, जजिया कर जो है आपको बता दें कि ये आपका गैर मुसलमानों पर जो है लगता था, तो ये स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पहला तुर्की आक्रमणकारी था, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे हार्ड है या फिर सारे इजी ही हैं। सब तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन, 30,87,263 किलोमीटर, या फिर 32,87,263, या फिर 35,87,000, या फिर 40,87,000। तो इसका सिंपल सा सबको मालूम होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था। ऑप्शन देख लेते हैं, जहांगीर का शासन था, शाहजहां का शासन था, अकबर का शासन था, या फिर हुमायूं का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 1600 के आसपास में हुआ था, तो उस समय भारत में किसका शासन था। तो इस समय जो है भारत में अकबर का शासन था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, जबकि आर एस फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। देखो, रक्त समूह जो होता है, ब्लड ग्रुप जो हम पढ़ते हैं, ए बी ओ बी, मतलब ओ ए बी, ये जो है आपका लैंड स्टीनर ने किया था। लेकिन जो आर एस फैक्टर होता है इसके खोजकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन आप सभी के सामने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या फिर रॉबर्ट कोच ने किया था, लैंड स्टीनर और विनर ने किया था, या फिर जेम्स वॉटसन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं विनर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जो है आपका और आर एस फैक्टर जो होता है, ठीक है, उसका यहाँ पर खोज करता है। बाकी ब्लड ग्रुप का जो है इसका लैंड स्टीनर ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोवा भारत का जो 25वां राज्य बना था वो किस वर्ष बना था। तो देखो, ऑप्शन आप सभी के सामने मैं रखता हूँ, 1961 में बना था, या फिर 1971 में बना था, या फिर 1987 में बना था, या फिर आपका 1991 में बना था। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, ये बना था 1987 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, बोला पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा जो है किस वर्ष किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, 1498 में, 1505 में,
1510 में या फिर 1526 में। तो देखो आपको बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा आए थे। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने जो है राजधानी वगैरह शिफ्ट किया, गोवा को ही शिफ्ट किया था। लेकिन पूरी तरीके से कब्जा जो है किस वर्ष किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1510 में जो है आपको पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 9th नंबर है, सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन देख लेते हैं, मूर्तिकला हेतु, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, या फिर नगर नियोजन के लिए, या फिर युद्ध कला के लिए। तो ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता जो है मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये नगर नियोजन, मतलब जो भी सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो सी नंबर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष यहाँ पर लूटा गया? ठीक है, मोहम्मद गजनवी आपको बता दें कि भारत पर कई बार जो आक्रमण किए थे, तो उसमें जो सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था, किस वर्ष लूटा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1000 ईस्वी में, उसके बाद है आपका 1025 ईस्वी में, उसके बाद है 1030 ईस्वी में, उसके बाद है 1010 ईस्वी में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 1025 ईस्वी में, यानी कि 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर था गुजरात में, उसका यहाँ पर जो है लूटा था। ठीक है, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू जो है कौन से जानवर को बनाया गया था यहाँ पे? तो ऑप्शन है गाय, घोड़ा, बिल्ली या फिर कुत्ता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका कुत्ता, यानी कि कुत्ता को जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को देख लेते हैं, ऑप्शन मेंटल, क्रोड, या फिर भूप्रपट्टी, या फिर स्थल मंडल। तो देखो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग क्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूप्रपट्टी, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नीचे आपका होता है मेंटल और फिर नीचे आता है कोड। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोड, इस तरीके से जो इसका सीक्वेंस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है, इसमें जल का प्रतिशत जो है वो कितना होता है? तो देखो जो रुधिर होता है उसमें तरल भाग भी होता है प्लस में सॉलिड पार्ट भी होता है। सॉलिड पार्ट में आपका आरबीसी ये सब आ जाता है, और जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में जो जल का परसेंटेज कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 80% है, 85% है, 90% है, या फिर 95% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि 90% यहाँ पर जो है वाटर होता है। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर याद रखिएगा। जो रुधिर होता है ना उसमें सॉरी क्या कहते हैं, प्लाज्मा जो होता है उसमें आपका 90% पार्ट जो है वो वाटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान देख लेते हैं, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, या फिर 8वां है। तो 7वां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी जो आंकड़ा आएगा तो उसमें हो सकता है कि हम लोग जो चाइना को भी यहाँ पर पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये आप जान लीजिए कि भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। आगे है, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का काल देख लेते हैं, ऑप्शन 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2350 से 1750, 1500 से 600, या फिर 500 से 300। तो देखो ऐसा तो देखो कहीं कहीं पर आपको 2500 से 1750 भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो 2350 से 1750 हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो आपको 2500 से 1750 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो बी नंबर जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट यानी कि क्रस्ट जो होता है वो मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना होता है? देखो भूपर्पट यानी क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेनाइट का, या फिर बलुआ पत्थर का, या फिर चूना पत्थर का, या फिर बेसाल्ट चट्टान का। तो देखो यहाँ पर जो भूपर्पट्टी का जो क्रस्ट होता है मुख्य रूप से किन चट्टानों का बना होता है? तो देखो जो भूपर्पट्टी होता है ना उसमें भी दो तरह का होता है, मतलब दो चीज़ होती है उसमें। एक होता है आपका ओसनिक यानी कि महासागरीय वाला, और एक होता है आपका महाद्वीपीय वाला। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं क्लियर किया गया है तो आप मतलब इसमें आप ऐसा डायरेक्ट लगा सकते हैं कि बेसाल्टिक चट्टानों का बना होता है। ठीक है, बेसाल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपर्पट्टी जो है मुख्य रूप से किन चट्टानों का बना होता है? तो बेसाल्टिक चट्टान कह सकते हैं। ऐसे ओवरऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि क्या होता है। तो देखो दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक होता है आपका ओसनिक क्रस्ट होता है, मतलब महासागरीय वाला होता है, और एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो आपका ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है, और जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है मतलब कि जो महासागरीय वाला क्रस्ट होता है वो आपका बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया है तो सिंपल आपको बेसाल्ट चट्टान यहाँ पे मार के आना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का जमने में देख लेते हैं, ऑप्शन विटामिन डी, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन ए, या फिर विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमने में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, ऑप्शन देख लेते हैं, पशुपालन था, या फिर व्यापार था, या फिर शिकार था, या फिर कृषि था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय था आपका व्यापार यानी कि बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य मतलब व्यवसाय क्या था, व्यापार था। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो किस नगर में हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, रोम में हुआ था, वेनिस में हुआ था, मिलान में हुआ था, या फिर इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो पुनर्जागरण का जो आरंभ है वो आपका इटली के फ्लोरेंस से हुआ था, यानी कि डी नंबर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसी तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चन, कोई भी आपका जीके का पार्ट नहीं रहेगा। तो बस जो सीरीज ये चल रहा है उसको शुरू से लेकर के अंत तक कंटिन्यू करना। ठीक है, और तब एग्जाम में जाकर देखना आपकी क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये एकदम बढ़िया सीरीज हो सकता है आप सभी के लिए। तो बस इसको शुरू से लेकर अंत तक ज्वाइन रहिएगा। अगला है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है। तो देखो 3 तरह की अर्थव्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है आपका समाजवादी, और एक होता है मिश्रित। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ना, उस पर किसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल निजी व्यक्ति का। तो केवल निजी व्यक्ति का तो आपको मालूम होगा कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो तो उसमें होता है ये, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद है केवल सरकार का, तो सरकार का भी नहीं होगा, क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें सिर्फ केवल सरकार का होता है। डी है निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का, तो जी है यही हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित है तो इसमें निजी व्यक्ति का भी होता है और सरकार दोनों का होता है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विदेश संस्थाओं का कोई ऐसा रोल नहीं होता, तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। निजी व्यक्ति प्लस में सरकार दोनों का यहाँ पर जो है भागीदारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो उसका कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1.5% है, 2% है, या फिर 2.42% है, या फिर 3.0% है। मतलब कितना है, तो 2.42% यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व का जो है 2.42% जो है क्षेत्रफल भारत में है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। उन्होंने गोवा पर कब्जा किया। ठीक है, कब किया ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो देखना याद रखना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। पहला कि वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं, और उन्होंने गोवा पर कब्जा कब किया, ये तो 2 क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1505 में, या फिर 1510 में, या फिर आपका 1520 में, या फिर 1530 में। तो याद रखना 1510 में जो है यहाँ पे जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उन्होंने मतलब जो गोवा है उस पर पूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इसी को जो है इन्होंने राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने जो है टोटल भारत पर कितनी बार किया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 10 बार, 12 बार, 15 बार, या फिर 17 बार। तो 17 बार जो है यहाँ पर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो रक्तचाप होता है किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि से नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि से ये भी नहीं होगा, एड्रिनल ग्रंथि से, या फिर पीनियल ग्रंथि से। तो देखो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच निवासी कहाँ के थे। ठीक है, मतलब डच ईस्ट इंडिया, जैसे पहले पुर्तगाली आए थे फिर उसके बाद डच आए थे ना, तो डच ने अपना पहली फैक्ट्री जो है यहाँ पे, मतलब पहली कंपनी जो है वो 1602 में किया था। ठीक है, 1602 में कंपनी स्थापना किया था, और 1605 में इन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, तो डच निवासी कहाँ के थे, मतलब कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे नहीं, डेनमार्क के थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के थे, या फिर स्वीडन के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के ही निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। तो सी नंबर इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया पॉइंट। तो देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है, एक क्वेश्चन में आपको समझो कि दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण आपको पता चल गया चंदेल शासकों ने करवाया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ये किस राज्य में थे। तो याद रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो एमपी में है, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, गजनवी वंश के संस्थापक जो है वो किसने की थी, मतलब स्थापना किसने की थी गजनवी वंश की। ऑप्शन देख लेते हैं, महमूद गजनवी ने, अल्पतगीन ने, मोहम्मद गोरी ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग इसको महमूद गजनवी मार के आएंगे, लेकिन नहीं, गजनवी वंश की स्थापना जो है अल्पतगीन ने की थी, यानी कि बी नंबर जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है,
महमूद गजनवी भले ही गजनवी वंश के मतलब रूलर थे, लेकिन एक्चुअल जो संस्थापक हैं वो अल्पतगीन है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर है, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का शमशान जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, यकृत को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, वृक्क को कहा जाता है, या फिर अस्थि मज्जा को कहा जाता है। तो प्लीहा को यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आरबीसी की कब्र जो है वो प्लीहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग कितनी होती है? ठीक है, मतलब जो क्रस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर वाला पार्ट जो होता है भूप्रपट्टी, इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, या फिर 100 किलोमीटर। देखो ऐसे तो 34 किलोमीटर भी कहीं कहीं पर दे देता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 30 किलोमीटर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर तक जो है आपका जो भूप्रपट्टी होता है उसका यहाँ पर जो है मोटाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा कहाँ पर लगाई गई थी? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाई गई थी, लेकिन कहाँ पर? तो ऑप्शन है कोचिन में, दमन में, गोवा में, या फिर मुंबई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। गोवा में ही हम लोगों का जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लगाया गया था, पुर्तगालियों ने लगाया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि प्रिंटिंग प्रेस जो है हम लोग किससे जाने? ठीक है, मतलब पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो बस सिंपल याद रखना है कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जानकारी भी हम लोग को पुर्तगालियों से मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, तंबाकू के बारे में जानकारी। ठीक है, तंबाकू के बारे में भी हम लोगों को पुर्तगालियों के द्वारा ही पता चला। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर बता दें आपको, ऑप्शन नंबर पहला ऐतिहासिक थी, प्राग ऐतिहासिक थी, आदि ऐतिहासिक थी, या फिर प्राचीन थी। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी सभ्यता थी ना जिसमें जो हम लोग को साक्ष्य जरूर मिला था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो ये किस में आता है? तो ये आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 भागों में बाँटा गया ना, मतलब ऐसे करके ऐतिहासिक पहले क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो सेकंड वाला फेज़ होता है उसमें हम लोग का ये सिंधु घाटी सभ्यता आता है, और इसमें हम लोग का ये पता चलता है कि मतलब जो साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसमें जो रिटन फॉर्म में जो मिले हैं साक्ष्य, वो आपका पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ये आदि ऐतिहासिक का हिस्सा है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है रक्त समूह कौन सा होता है? मतलब जो सभी को दान दे सकता है। तो ऑप्शन है ए, बी, ए बी, या फिर ओ। तो जो हम लोग का ओ होता है, ठीक है, ये सभी को जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, यानी कि डी नंबर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हो रही थी 1600 में, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी ऑप्शन नंबर है क्वीन विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, क्वीन एनी थी, या फिर क्वीन मैरी थी। तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो उस समय की पहली ब्रिटेन मतलब क्या कह सकते हैं, उस समय की जो ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बना था उस समय ये महारानी थी ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? मतलब प्लेटलेट्स का कब्र कह सकते हैं, जैसे आरबीसी का कब्र प्लीहा था ना, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, यकृत में, वृक्क में, हृदय में, या फिर प्लीहा में। तो इसका यहाँ पर जो है मतलब इसका भी वही हो जाएगा, प्लीहा में ही जो है प्लेटलेट्स का भी मृत्यु होता है, या फिर कब्र कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स का कब्र कहाँ पे है, तो डी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला डच यात्री कार्नेलिस डेहस्तमान। ठीक है, पहला जो डच यात्री थे कार्नेलिस डेहस्तमान, वो भारत कब आया था? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1498 में, 1596 में, 1600 में, या फिर 1602 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1596 ईस्वी में, यानी कि 1596 ईस्वी में जो पहला डच यात्री था जिनका नाम था आपका कार्नेलिस डेहस्तमान। बाकी 1498 में तो आपको पता ही होगा, पहला पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, वो आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन आपका जो है नेफ्रोलॉजी कहलाता है, नहीं, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, नहीं, हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और कार्डियोलॉजी नहीं कहलाता। तो कार्डियोलॉजी तो आपका हार्ट का जो स्टडी होता है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रक्त का अध्ययन होता है वो आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डच निवासी कहाँ के थे? डच निवासी कहाँ के थे? तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन अभी हो चुका है। फ्रांस के थे, पुर्तगाल के थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के थे, या फिर इंग्लैंड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के जो है यहाँ पे निवासी को डच कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, अग्रदूत को इंग्लिश में कहते हैं हेराल्ड। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे मानते हैं? तो ऑप्शन है पेट्रॉक को, मैकियावेली को, या फिर वोकेशियो को, या फिर दांते को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि दांते को जो है पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में मानते हैं, यानी कि डी नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन है बंगाली, नहीं, मराठी, तमिल, या फिर हिंदी।
तो हिंदी हम लोग का जो है सही आंसर होगा। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है आपका, ठीक है। ऐसे तो हम लोगों ने देखा था कि जो समाजवादी है आपका रूस है, और पूंजीवादी में हम लोग का अमेरिका था। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा है तो भारत तो नहीं होगा, ठीक है, चीन भी नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, फ्रांस हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश बना है विश्व का, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता था? देखो इसमें स्टैटिक पार्ट को भी हम लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में, देखो इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं इंक्लूड है, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने अलग से आपको करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आपका क्लियर होगा। तो अभी इसमें जो मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ जीके और जीएस, यही मैं करा रहा हूँ। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट मैं नहीं रखा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गूगली शब्द देख लेते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में, बैडमिंटन में या फिर क्रिकेट में। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट, यानी क्रिकेट में जो है आपका किया जाता है गूगली वर्ड का यूज, ठीक है। गूगली जो है मतलब बॉल फेंका जाता है गूगली, ये चीज़ आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाल परत में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? तो देखो सियाल ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एसआई से क्या होता है और एल से क्या होता है? तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सिलिका और मैग्नीशियम तो होगा नहीं, सिलिका और एल्युमिनियम, हाँ ये हो सकता है क्योंकि एसआई से सिलिका और एल से एल्युमिनियम होता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, निकल और आयरन नहीं होगा, और आयरन और मैग्नीशियम भी नहीं होगा, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सियाल परत में कौन से दो तत्व? तो सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पर जो है पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस वर्ष अपनाया था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, तो कब अपनाया गया था? पहला देश तो फ्रांस था, लेकिन भारत ने कब अपनाया था? ऑप्शन है 1947 में, उसके बाद 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में। तो 1948 में जो है भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम होती है, सोडियम होती है, लोहा होता है या फिर पोटेशियम। तो याद रखना आयरन, ठीक है। रक्त में जो आपका आयरन पाया जाता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूप्रवृत्ति या फिर क्रस्ट जिसको कहते हैं, तो उसका निर्माण किन तत्वों से हुआ है और इसे सियाल परत भी कहते हैं? तो सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब वही पूछा है कि जो क्रस्ट होता है ना उसमें कौन कौन से यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं? सियाल परत कहते हैं। तो सियाल का मतलब अभी हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। तो सिलिका और एल्युमिनियम, ये वाला जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? ऑप्शन है आप सभी के सामने यहाँ पे, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का या फिर प्रोटीन का। तो जो हीमोग्लोबिन है वो आपका प्रोटीन का यौगिक है, यानी कि डी नंबर जो है वो सही आंसर होगा, प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 47 नंबर, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पीछे हम लोगों ने किया था, वास्को डी गामा को नहीं कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भी नहीं कहते हैं, नीनो डी कुन्हा को भी नहीं कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं, यानी कि डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 48 नंबर, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन है आप सभी के सामने, चित्रात्मक थी, देवनागरी थी, भाव चित्रात्मक थी या फिर ब्राह्मी लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता को जो लिपि थी, मैंने बताया ऑलरेडी बता दिया कि इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लिपि में था? तो ये था आपका भाव चित्रात्मक में, ठीक है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र के फॉर्म में था आपका, जैसे भीमबेटका में जो है आपका ये सब चीज़ें, नहीं सॉरी भीमबेटका तो अलग चीज़ हो गया। बस ऐसे याद रखना, भाव चित्रात्मक था, मतलब कि सिर्फ चित्र के फॉर्म में था, उसको पढ़ा नहीं जा सका। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर है, ए कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व होता है, नहीं, निर्यात पर जोर होता है, नहीं, निजी और सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है आपका मिला हुआ होता है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह कितने होते हैं? मतलब रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। तो कितने तरह के जो है ब्लड ग्रुप होते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन है 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं या फिर 5 तरह के होते हैं। तो 4 तरह के होते हैं आपको मालूम होगा, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ये आपका ब्लड ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, गंगा, सतलज, गोमती या फिर यमुना। तो यमुना नदी के किनारे जो है आपका दिल्ली स्थित है, तो डी नंबर से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, तो भारत पर सबसे पहले जो तुर्क आक्रमणकारी थे वो थे आपके कौन? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, नहीं, महमूद गजनवी, तैमूरलंग या फिर बाबर। तो महमूद गजनवी जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है तुर्की थे जो कि आपके आक्रमण किए थे भारत पर, तो बी नंबर से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, उस समय भारत में किसका शासन था? ठीक है,
ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अकबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय भारत में जो है अकबर का शासन था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी अपकमिंग जो नया जनगणना है 2026 में स्टार्टिंग होने वाला उसका फेज, तो उसका नहीं पूछा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 2011 का ही डाटा आपको लेके चलना पड़ेगा। तो पहला था, दूसरा था, तीसरा था या फिर चौथा था। तो कितने नंबर पे था? चाइना के बाद हम लोग थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे थे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन 1990 में किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसको किया था आपके महबूब उल हक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, महबूब उल हक ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन किया था कब? 1990 में। ठीक है, महबूब उल हक आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? तो लैंड स्टीनर ने यहाँ पे की थी, तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, रोग का नाम पूछ रहा है जिसमें कि खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ऑप्शन है एनीमिया, मलेरिया, थैलीसेमिया या फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो होता है ना, इसमें आपका जो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि विटामिन के का जो है कमी हो जाता है इसमें, क्योंकि विटामिन के ही जो है आपको रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये खून का थक्का इसमें नहीं जमता है, तो याद रखना है डी नंबर सही आंसर होगा। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? ठीक है, तो ऑप्शन खेती करना, पहिए का निर्माण करना, आग जलाना या फिर घर बनाना। तो सबसे पहले जो है जो थे वो आग जलाना सीखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहले आग जलाना सीखे, फिर उसके बाद पहिए का निर्माण किए, फिर खेती करना सीख लिया और फिर घर बनाना सीख लिया। इस तरीके से इनका ऑर्डर था। तो सबसे पहले आग जलाना याद रखिएगा, दो पत्थर को आपस में रगड़ करके। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? तो भौगोलिक विश्वकोश की रचना के बारे में बताना है। तो देखो ऑप्शन है टॉलमी, उसके बाद है आपका हेरोडोटस, इराटोस्थनीज या फिर स्ट्रैबो। तो देखो भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार जो है वो टॉलमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। इसका सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, ये ओवरऑल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, महबूब उल हक, जॉन मेनार्ड किन्स या फिर पॉल सैमुअल्सन। तो जॉन मेनार्ड किन्स जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आर एस फैक्टर किससे संबंधित है? ठीक है, आर एस फैक्टर जो वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, लसिका से या फिर हार्मोन से या फिर एंजाइम से या फिर आपका रक्त से। तो जो आर एस फैक्टर है ये आपका रक्त से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, लेकिन इसका प्रारंभ पूछता है कि किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन है आपका फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था या फिर इंग्लैंड में हुआ था। तो सबसे पहले पुनर्जागरण जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था इटली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में कहाँ पे की गई थी? मतलब की गई थी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत, लेकिन यह किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछ रहा आपसे। तो ये आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए केवल कला में नहीं, केवल विज्ञान में नहीं, कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और खेल सहित किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो यही आपका होगा सी नंबर। ठीक है, मतलब कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में जो आपका भारत रत्न दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1954 में जो है सबसे पहले इसका जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो ये भी आपका क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने आपको बताया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पीछे हम लोग कर चुके हैं। परमार, प्रतिहार, चंदेल या फिर राष्ट्रकूट। तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था और ये मध्य प्रदेश में था, ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 65 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपेंट रक्त समूह कौन सा है? देखो पीछे हम लोगों ने देखा था सर्वदाता, जो सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर है रेसिपेंट, मतलब किसी से भी ये ब्लड को ले सकता है। तो वो कौन सा रक्त समूह है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। तो जो ए बी रक्त समूह है हम लोगों का, ठीक है, वो जो है आपका सर्वग्राही है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ आपको क्लियर हो गया, सर्वदाता पूछेगा तो ओ, और सर्वग्राही बोलेगा तो वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या फिर सासाराम में है? तो सासाराम जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
सासाराम बिहार, ठीक है। सासाराम बिहार में जो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ऑप्शन आप सभी के सामने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। तो जो हम लोगों का वंदे मातरम है वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, यानी कि बी नंबर। देखो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रगीत में और राष्ट्रगान में। तो देखो राष्ट्रगान अगर बोलेगा तो वो जनगण मन होता है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और अगर वंदे मातरम बोलेगा तो वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमसे वंदे मातरम पूछा था, इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 68, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर सियाल। तो क्रस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। भूपर्पट्टी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज। तो पहली महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो आपका इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल बोलेगा तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में विभाजित होती है, मतलब कितने परत होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो 3 यहाँ पर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आप सभी के सामने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर राजीव गांधी ने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ये आपका नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो देखो क्रस्ट की मोटाई हम लोगों ने देखा था 30 किलोमीटर होती है, यहाँ पर मेंटल की मोटाई पूछा है, ठीक है। तो याद रखना है मेंटल की मोटाई कितना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 30 किलोमीटर तक नहीं, 30 किलोमीटर तक तो हम लोगों का क्रस्ट का होता है, तो ये तो होगा नहीं। आगे है 100 से 200 किलोमीटर तक नहीं, 30 से 2900 किलोमीटर तक या फिर 2900 से 6371 किलोमीटर तक। तो सी नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो है आपका ये होता है, ठीक है, मेंटल का जो है मोटाई। अगला है आपका, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू क्या, मतलब ये तो है ही, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, कनाडा या फिर रसिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया, ठीक है। रूस जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और उसके बाद है आपका कनाडा, फिर है चाइना, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद है भारत, 7वें नंबर भारत है, और उसके बाद पूछेगा तो ये अर्जेंटीना है, ठीक है, 8वें नंबर पे। तो ये आपको सीक्वेंस पूरा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, हाथी, शेर, बाघ या फिर गैंडा। तो बाघ हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल अवस्था में होता है? ऑप्शन है बाह्य कोर, आंतरिक कोर, मेंटल या फिर क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट मेंटल कोर होता है, कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य और आंतरिक। हालांकि ऐसे तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटे जाते हैं, मेंटल को भी दो भागों में बांटा जाता है, और कोर को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो लेकिन पूछा क्या है कि कौन सा भाग लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म कहने का मतलब है कि मतलब वहाँ पर जो है तरल भाग होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो बाह्य कोर होता है वो आपका जो है लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब तरल अवस्था में होता है। बाह्य कोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं फिगर थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो हम ये वाला ऐसे करके इसको पार्ट को हम काटें, ठीक है, तो ये हम लोग का निकला बाहर, ठीक है। इसी में ये वाला पार्ट क्रस्ट होता है, मेंटल होता है ये, और ये कोर होता है। तो इसको दो दो भाग में बांटते हैं, क्रस्ट को भी दो भागों में बांटते हैं, इसको भी दो भागों में बांटते हैं, और इसको भी दो भागों में बांटते हैं। तो जो ये हो गया आपका क्या, इनर कोर, और ये हो गया आउटर कोर। तो जो इनर कोर ये होता है, आउटर कोर ये होता है। जो आउटर कोर होता है ना वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। ये जो है किस पुस्तक किसकी है, मतलब किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी की एक बुक है यहाँ पर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सी नंबर जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आंतरिक कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना हुआ है? तो पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, निकेल और आयरन के, सिलिका और एल्युमिनियम के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, या फिर सिलिका और निकेल का, ठीक है। तो देखो किधर गया भाई, ठीक है, किधर चले गया, ये था ना 77 नंबर, हाँ। पृथ्वी का आंतरिक कोर पूछा था हमसे, तो देखो यहाँ पर मैं तीनों चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आ ही गया है तो। देखो एक चीज़ क्रस्ट होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो जो क्रस्ट होता था हम लोगों ने देखा था कि इसमें सियाल होता है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम होता है। मेंटल वाले में आपका सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम।
कोर वाले में आपका होता है क्या, नीफे होता है, यानी कि निकेल और फेरस, यानी कि हमसे क्या पूछा है, आंतरिक कोर ही तो पूछा है। तो कोर में क्या होता है, कोर में आपका निकेल और फेरस होता है, यानी कि आयरन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा निकेल और आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो तीनों आपको याद कर लेना है, यहाँ पर तीनों मैंने आपको बता दिया कि क्रस्ट में आपका सियाल होता है, मेंटल में आपका सीमा होता है और कोर में आपका जो है नीफे होता है, यानी कि निकेल और फेरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 47 में, 49 में, 50 में या फिर 51 में। तो 51 में जो आपका योजना आयोग आया था। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर सुभाष चंद्र बोस है या फिर महात्मा गांधी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात होगी तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म भाग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है या फिर बाह्य कोर है या फिर आंतरिक कोर है। तो आंतरिक कोर जो होता है ना वो सबसे गर्म होता है, यानी कि डी नंबर। आंतरिक कोर जो है मतलब जैसे जैसे आप ज़मीन के अंदर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आंतरिक कोर का जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, मेरठ से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, कानपुर से हुई थी या फिर झांसी से हुई थी। तो सबसे पहले मेरठ से हुई थी। ठीक है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी परत का घनत्व जो वो कितनी होती है, मतलब जो बाहरी परत होता है पृथ्वी का जिसको क्रस्ट कहते हैं उसका घनत्व कितना होता है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10 ग्राम। तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका पृथ्वी का बाहरी परत का घनत्व होता है। अगला है आपका यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऑप्शन है 1919 में हुई थी, 1939 में हुई थी, 1945 में हुई थी या फिर 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कोर का तापमान लगभग कितना होता है। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर यानी कि सबसे अंदर वाला पूछ रहा है। तो कोर का तापमान कितना होता है, ऑप्शन है 1000, 2000, 4000 से 5000 या फिर 10,000। तो 4000 से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सी नंबर जो इसका सेंसर होगा। ठीक है, इतना होता है टेम्परेचर आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किस संस्था ने किया था। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो आपका संविधान मतलब जो भारतीय संविधान का निर्माण है किस संस्था ने किया था। तो ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, राज्यसभा के द्वारा किया गया था या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अगला है, पृथ्वी की सबसे अधिक मोटी परत कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है क्रस्ट है, मेंटल है या फिर बाय कोर है या फिर इनर कोर है। तो सबसे मोटी परत बोलेगा तो ये होता है आपका कौन सा, मेंटल होता है। ठीक है, मेंटल मेंटल ठीक है, याद रखिएगा। फिगर में भी मैंने आपको दिखाया था ना पीछे कि मेंटल पार्ट जो है उसका वॉल्यूम वगैरह सब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना बीच वाला जो पार्ट होता है क्रस्ट मेंटल कोर, तो बीच वाला पार्ट जो है सबसे ज़्यादा पतला होता है, मतलब मोटा होता है। और सबसे पतला अगर पूछेगा तो होता है क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी वाला लेयर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन है 9 दिसंबर को, उसके बाद है 15 अगस्त को 1947 को या फिर 26 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है पहला बैठक हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आपका टेम्पररी बेसिस पर थे, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट जो है वो अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर 13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगला है, भूकंप तरंग पृथ्वी के किस परतों में सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, तो भूकंप की तरंग जो है पृथ्वी के किस परत में सबसे तेज चलती है। तो क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में या फिर मतलब बाह्य कोर में या फिर आंतरिक कोर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंटल में जो है सबसे तेज़ी में यहाँ पर जो है चलती है। ठीक है, भूकंप की जो तरंगें होती हैं, तो बी नंबर से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये तो बन ही जाएगा आपका, भीमराव अम्बेडकर का कोई इसमें रिलेशन नहीं था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हम लोग का सही आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा भी थे लेकिन वो अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू तो होगा नहीं, तो बी नंबर से उत्तर होगा आपका इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर को इनको जो है परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की कुल त्रिज्या जो है वो कितनी है। तो देखो पृथ्वी की यहाँ पर जो है त्रिज्या पूछी है यहाँ पे। ठीक है,
ऑप्शन है 12,742 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर या फिर 6,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की कुल त्रिज्या जो है लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक है, तो बी नंबर जो इसका सही आंसर होगा। बाकी इसका दो त्रिज्या होता है, एक होता है आपका भूमध्य रेखीय और एक होता है आपका ध्रुवीय। तो ध्रुवीय त्रिज्या और भूमध्य रेखीय त्रिज्या दोनों को मिलाकर के इसका एवरेज जो त्रिज्या है वो आपका 6371 किलोमीटर है, और एवरेज वाला ही आपसे पूछता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है भीमराव अंबेडकर, या फिर सरदार पटेल। जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी जिसको कि हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, तो उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, यानी कि सी नंबर। इनके साथ और भी अलग अलग मेंबर्स थे। ठीक है, वो भी अगर क्वेश्चन होगा तो आगे करवाया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना। हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आप शुरू से लेकर के अंत तक रहिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर जो है टाइम निकाल करके, चाहे आप 1.5x या 2x पे ही क्यों ना देखें, लेकिन देखिए। ठीक है, अगला, भूकंप की तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, सिस्मोलॉजी कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, या फिर क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है, या फिर आपका जियो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है। जो भूकंप की तरंगों का जो अध्ययन होता है ना, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और एक सिस्मोग्राफ होता है जिसपे हम लोग जो भूकंप की तरंगों को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, या 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, या फिर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो देखो, अपनाया गया और लागू करना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें कैंडिडेट्स क्या कर देंगे, 26 जनवरी 1950 इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल में अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि बी नंबर जो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसलिए इस दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी कितनी है? पृथ्वी से केंद्र से लेकर के सतह तक की दूरी पूछा है। 2900 किलोमीटर है, 4000 है, 6371 किलोमीटर है, या फिर 12742 किलोमीटर है। तो यही क्वेश्चन बस घुमा के पूछ दिया। ठीक है, उसमें रेडियस पूछा था, लेकिन यहाँ पे वो पूछ दिया। ठीक है, तो क्या दोनों में क्या अंतर है? देखो, एक ही क्वेश्चन तो पूछा है। जैसे पूछा क्या, पृथ्वी के केंद्र से लेकर के, ठीक है, सतह तक, तो ये रेडियस ही तो कहलाता है, केंद्र से लेकर के, ठीक है, परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसको रेडियस ही कहते हैं। तो ओवरऑल आपको रेडियस ही यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन क्या लगाना पड़ेगा? आपको 6371 किलोमीटर ही आपको लगाना है, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान लागू कब हुआ था? तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, 50 को, या 15 अगस्त को, या फिर 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था और गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल धातु के समान व्यवहार करता है? ठीक है, कौन सा भाग तरल धातु के समान? तो ऑप्शन है मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर, या फिर क्रस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बाह्य कोर। ठीक है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य कोर जो होता है ना, वो आपका तरल धातु के समान व्यवहार करता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया गया था, लेकिन जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके अंतर्गत इसको जो किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन कौन सा वो था? वो था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य कोर में कौन से धातु पाए जाते हैं? बाह्य कोर पूछ रहा है। ठीक है, तो कोर में मैंने आपको बता दिया था क्या, कि कोर में आपका जो है निकेल और फेरस होता है, यानी कि लोहा और निकेल। पहला वाला ही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान को हस्ताक्षरित मतलब साइन कब किया गया था? संविधान पर जो हस्ताक्षर हुआ था उस पर साइन कब किया गया था? तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो 24 जनवरी 1950 यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। और इसी दिन मतलब जो 15 महिलाएं थी, महिला सदस्य थी, उससे भी हस्ताक्षर करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का 100 नंबर, पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, या फिर प्लाज्मा होता है? तो यहाँ पर याद रखना है कि ये द्रव अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होता है जो आंतरिक कोर होता है। ठीक है,
सॉरी आंतरिक कोर पूछा है ना, नहीं आंतरिक कोर आपका ठोस होता है। तो याद रखना आंतरिक कोर ठोस और बाह्य कोर जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक हम लोग का होता है 100 क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी तरीके से आज का भी हम लोग का प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, तो आपको काम करना है कि ये तो मैंने आपको करवा दिया। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा हम लोग, मतलब पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा आपको कहाँ पे, एप्लीकेशन के ऊपर, स्पीडी पब्लिकेशन एप्लीकेशन के ऊपर। तो सभी लोग जाकर के स्पीडी पब्लिकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर जो है आप इसके पीडीएफ को क्या कर दीजिए, देख लीजिए एक बार। इससे आपका क्या हो जाएगा, डबल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। बाकी कैसा लग रहा है सीरीज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते जाएंगे, मतलब सीक्वेंस में हम लोग का चल रहा है, तो कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं, ये एक अच्छा चीज़ है। ठीक है, और मिक्स क्वेश्चन टाइप के करवा रहे हैं, तो एक प्रकार से आपका मिक्स प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बस आप इसको अंत तक कीजिए, बाकी रिजल्ट आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।